नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम वाक्य। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। इन शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें अर्थ प्रदान करने की क्षमता हो, या इस तरह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे कहने वाले का भाव स्पष्ट हो सके। यानी जो वाक्य की परिभाषा है वो इस तरह से भी बन सकती है: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जिसको वाक्य कहते हैं, इससे कहने वाले का जो भाव है वो स्पष्ट हो जाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कई शब्दों का व्यवस्थित समूह है ये। अब अगला प्रश्न है, वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तत्व जो हैं इसमें 6 हैं, 6 तत्व हैं वाक्य के। सबसे पहले सार्थकता। सार्थकता यानी अर्थ। जो वाक्य है उसमें जो शब्द हैं उनका सार्थक होना बहुत ज़रूरी है। सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी को सार्थकता कहते हैं। यानी शब्दों में जो है अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। जो शब्द हैं वो निरर्थक नहीं होना चाहिए। आगे योग्यता या सामर्थ्य। वाक्य जो है, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो उनमें अर्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो वाक्य है उसमें सारे शब्द जो है अर्थ सहित होते हैं, यानी सार्थक शब्द होते हैं, परंतु जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं क्या वो सही अर्थ दे रहे हैं या नहीं। यानी सही अर्थ जो उनका है वो होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मोहन रोटी पीता है। अब यहाँ पर देखो, सारे शब्द जो हैं वो सार्थक हैं, लेकिन क्या है कि मोहन रोटी पीता है तो रोटी पी नहीं जाती, रोटी खाई जाती है। तो मोहन रोटी खाता है ये शुद्ध है और मोहन रोटी पीता है ये अशुद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि योग्यता, वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि भाई गलत वाक्य सभी मतलब जो शब्द हैं वो सार्थक है लेकिन उनका अर्थ जो है वो नहीं निकल पा रहा है, उसमें अर्थ देने की क्षमता नहीं है। तो वाक्य में अर्थ प्रदान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आगे है आकांक्षा या जिज्ञासा। यानी कोई भी जो शब्द समूह है तो उसको वाक्य तभी कहा जा सकता है जब उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। पूरा पूरा अर्थ मतलब उसमें जैसे कोई कुछ बात कह रहा है और उसका अर्थ अगले को समझ में नहीं आ रहा, यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा छूटा हुआ है। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। यानी आकांक्षा और जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, मतलब जानने की इच्छा भी आगे क्या है। जैसे पूजा करता है, कौन करता है पूजा? तो कोई तो होगा, कोई इंसान होगा, कोई पुजारी होगा। तो इस तरह से अधूरा वाक्य जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा वाक्य ना हो जो पूरा पूरा अर्थ ना देता हो। तो जैसे इसमें दिया हुआ है बकता रहता है। अब कौन बकता रहता है? ये जो वाक्य है अधूरा सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से वाक्य नज़र नहीं आना चाहिए। आगे है आसक्ति या निकटता। जब बोलता है, जो बोलने वाला जब बोलता है और लिखता है तो लिखते समय उनमें परस्पर निकटता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक शब्द यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, तो उसमें जो पर्याप्त, लिखने में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? पदों का क्रम, यानी जैसे पहले कर्ता फिर क्रिया, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो कर्म अनुसार होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही वे अभीष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। यदि वे अव्यवस्थित क्रम में होंगे
तो दो तरह की संभावनाएं बन जाती हैं, या तो वे इच्छित अर्थ से भिन्न अर्थ देंगे या फिर कोई अर्थ नहीं देंगे। यानी जो वाक्य में अगर शब्दों को इधर उधर हम रख देंगे तो वाक्य का या तो अर्थ निकलेगा ही नहीं, अगर कोई अर्थ निकलता भी है तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने केवल अपना वेतन कटवा दिया, मैंने केवल अपना वेतन कटवा दिया, इसमें क्या है कि वेतन कटवा दिया। केवल मैंने अपना वेतन मतलब किसी और ने नहीं, केवल मैंने अपना वेतन कटवाया। अब केवल यहाँ भी यूज़ हुआ है, केवल यहाँ भी लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल अपना वेतन कटवा दिया, केवल वेतन कटवाया, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या है, केवल मैंने अपना वेतन कटवा दिया है। अब यहाँ पर केवल मैंने कटवाया है, किसी और ने अपना वेतन नहीं कटवाया है। अब वेतन मैंने दिया है, केवल कटवा दिया, वेतन मैंने दिया है, केवल कटवा दिया। तो मतलब ये है कि जो वाक्य तो हैं इसमें शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन जो पद क्रम है वो उल्टा सीधा लगा रखा, उसका जो अर्थ है वो भी उसी तरह से निकल रहा है। अब जो है इसमें जो छठा इसका तत्व है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। अब वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में जो पारस्परिक मेल की स्थिति बन जाती है उसे अन्वय या मेल कहते हैं। मेल से अभिप्राय उन शब्दों में लिंग, पुरुष, काल, कारक, यानी लिंग है, कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है, कौन सा काल है, कौन सा कारक है आदि के आधार पर जो स्थिति बनी है और वाक्य रचना में वे जिस तरह का रूप ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, अव्यय। यानी जो लिंग है, अगर मान लो कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया किस में जाएगी, स्त्रीलिंग में। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में। तो क्रिया के साथ इनका संबंध होता है भाई अन्वय में। अब आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद माने गए हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब हम करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब हम सबसे पहले करेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। इसमें एक प्रश्न और आता है कि वाक्य के अंग भी दो हैं। दो कौन से हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर इसमें आगे आएगा तो मैं उसको समझाऊंगी उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जैसे राम स्कूल जाता है, अब ये है। अब राम स्कूल जाता है, इसमें क्या है कि जो काम करने वाला है वो उद्देश्य होता है। यानी वाक्य में जिसके बारे में बोला गया, किसके बारे में बोला गया है, राम के बारे में। यानी जो करता है वो उद्देश्य है। और जो उसने जो कार्य किया, यानी उद्देश्य ने जो कार्य किया, उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है, क्या कहा गया उद्देश्य के बारे में, स्कूल जाता है। अभी ये तो हो गया विधेय और ये हो गया उद्देश्य। राम इसमें उद्देश्य है और स्कूल जाता है इसमें विधेय है। तो ये जो है वाक्य के दो अंग हैं। अब सरल वाक्य में क्या है कि सरल वाक्य में जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, दिया हुआ है एक उद्देश्य और एक विधेय हो और एक ही क्रिया होनी चाहिए, समापिक क्रिया एक ही होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उस विद्यार्थी ने सुंदर गीत गाया, उस एक ही है। जैसे उस विद्यार्थी ने, ये क्या है, उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है। सुंदर गीत गाया एक विधेय है, इसमें एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, ये सरल वाक्य है। अब अगला है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जो जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होता है।
या हम उसमें बोलते हैं जब दो उपवाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाए। जब दो उपवाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक वही योजक शब्द है जब दो छोटे छोटे वाक्य यानी दो सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा या समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, राम आया और श्याम चला गया। अब राम आया ये एक सरल वाक्य है और दूसरा क्या है, श्याम चला गया, ये भी एक सरल वाक्य है। इनको किसने जोड़ दिया, और ने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जोड़ा हुआ कई बार क्या होता है कि जो कई बार अलग भी होते हैं लेकिन वो जुड़े ही समुच्चय बोधक के द्वारा ही जोड़े जाते हैं, लेकिन वो अलग करने का बोध दिखाता हमें। जैसे यहाँ श्याम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया परंतु रमेश अनुत्तीर्ण हो गया। अब यहाँ पर जो परंतु है वो अलग करने वाला जो है समुच्चय बोधक शब्द है। इसमें और, अथवा, किंतु, परंतु, या मतलब ऐसे ऐसे जो शब्द योजक शब्द हैं वो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य। अब तीसरा जो है रचना के आधार पर तीसरा जो वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी जब उसमें मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य होते हैं इनमें भी, और ये भी एक समुच्चय बोधक के द्वारा शब्द के द्वारा ही जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक वाक्य प्रधान होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यानी पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा, मतलब आपस में निर्भर होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और जो अन्य उपवाक्य जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये प्रधान है, सभी जानते हैं। इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा हुआ है, की। जैसे हम लिखते हैं सभी ने निवेदन यह है कि आज मैं स्कूल नहीं आता क्योंकि मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है। अब की और क्योंकि इन दोनों ने तीन वाक्यों को जोड़ दिया आपस में, तो वो क्या है, ये मिश्र वाक्य हैं क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह वही लड़का है जिसने कल पुरस्कार जीता था। अब यहाँ पर जिसने, यहाँ इस लड़के पर ये जो है निर्भर करता है, इस लड़के के ऊपर जो है ये वाक्य जो है निर्भर कर रहा है। अब जैसे हम कह देते हैं कि यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो यदि मेहनत करने पर पास होने का जो है वो निर्भर करता है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो जो है ये आपस में जोड़ते हैं। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मोहन का भाई है, मैं वहाँ और जहाँ, यहाँ ये जो है दोनों जोड़ते हैं आपस में। तो मिश्र वाक्य यानी एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में जब दो सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाए वो संयुक्त वाक्य होता है। और सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है उसमें, तो वो जो है क्या होगा, सरल वाक्य। तो ये थे बच्चों आपकी रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। धन्यवाद।